गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चीन के साथ भारत के संबंध। तो आज हम टॉपिक करेंगे कि चीन के साथ भारत के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था। आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके, तिब्बत इसकी अधीनता मानते थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए। इस कारण दोनों के बीच कभी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध थे वो सीमित थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके। लेकिन जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। जैसे अंग्रेजी राज के भारत से आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया कि आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गई। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों, लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। यानी कि भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध शुरू हो गया। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी, क्योंकि नया नया आज़ाद हुआ था और भारत के पास अपनी इतनी पावरफुल सेना नहीं थी। लेकिन फिर भी भारतीयों ने डटकर चीन का मुकाबला किया। लेकिन डटकर मुकाबला करने के बाद भी जो भारत है वो चीन से हार गया, और इसका बहुत ही बड़ा असर भारत के ऊपर भी पड़ा और चीन के ऊपर भी पड़ा। 1976 तक 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार होना शुरू हुआ। 1970 के दशक में उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला, यानी कि वहाँ का जो नेता है वो बदल गया। चीन की नीति में अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। ठीक है, तो इससे आपको भारत और चीन के जो संबंध हैं उनके बारे में पता चल रहा है कि 1976 के बाद जो भारत और चीन के संबंध हैं उनमें सुधार होना शुरू हो गया। ठीक है, 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। नेक्स्ट है दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2006 में बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकती थी। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई है। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। इनमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित और एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो विश्व के अंदर है आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है, उससे निपटने के लिए चीन और अमेरिका, भारत, रूस, जितने भी ये बड़े देश हैं, ये सभी एक पटल पर साथ में आ गए हैं और साथ में खड़े होकर इस समस्या को सुलझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जैसे एक समय आया था कि चीन के अंदर उन्होंने अपने खुद का जो स्वदेशी को अपना कर अपने यहाँ पर अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाकर अपने विकास करने की तरफ कदम बढ़ाया था। उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी को अपनाओ वाला नारा दिया है भारतीयों के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम सारी चीज़ें अपने देश में ही बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और फिर हमारा विकास भी तेज़ी से होगा और हम भी विश्व स्तर पर जो है विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके एवज में अभी आप देख सकते हैं कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है भारतीय जो आपके भारतीय व्यक्ति को जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें भारत जो है स्वास्थ्य संबंधी जो भी नीतियां हैं विश्व के देशों के अंदर लागू करनी है या नहीं करनी है, उस पर विशेष रूप से जो विचार विमर्श किया जाएगा। तो एक तरह से विश्व के देशों ने भारत पर जो है विश्वास किया है कि भारत भी इस तरह की जो देश की विश्व की अगुवाई करने में सक्षम है और उनको इस प्रकार से भारत के नागरिक को जो है वहाँ पर अध्यक्ष की जो भूमिका है वो सौंपी गई है। और अभी आप देखते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चीन के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की लगातार कोशिशें की गई हैं। चीन का दौरा किया गया है और जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भी भारत का दौरा किया गया है समय समय पर। और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत और चीन की जो भाई भाई का नारा जो दिया गया है उसको आगे बढ़ाने की जो कोशिशें वो लगातार राजनीतिक पटल पर की गई हैं, जिससे कि दोनों देशों के बीच में सुधार करने की कोशिश की जा सके और विश्व के अंदर एशिया को प्रतिनिधित्व देने की जो इन दोनों देशों की भूमिका है उसको बढ़ाया जा सके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा इस टॉपिक में। ये आज हमारा लास्ट का टॉपिक था, इसके बाद हम इसका अगला लेसन करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।